हेलो, नमस्कार साथियों। आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में डिजिटल थ्योरी में आपका स्वागत है। आपसे मैं आशा करूंगा कि आज जैसे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है तो पूर्णतः स्टडी आपकी ऑनलाइन चलती रहे, आपका जो भी सिलेबस है वो बाधित नहीं हो। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमेशा अपने घर में रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं और जो हमारे बीच में दूरी तय की गई है कम से कम 2 मीटर रहे वो रखें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। क्योंकि आज ये कल रात के आंकड़े देखे जाएं तो हमारे राजस्थान के 9,046 आए हैं, जिसमें काफ़ी पॉजिटिव की संख्या आई है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, हमारी आपसी दूरी और हमें उन नियमों का पालन करना। तो इसी के साथ हमारी स्टडी बाधित नहीं हो तो हम लगातार चलते रहते हैं और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इंजन असेंबली। तो इंजन असेंबली के दौरान हमें पता होना चाहिए कि एक इंजन में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो हमें आज इंजन को ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी बाहरी अंदरूनी जितने भी पार्ट्स लगे हैं सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी होगी। उसके बाद जैसे चलेंगे तो हम उन सभी जो हमने पार्ट्स अलग किए हैं उन सभी पार्ट्स का एक एक करके हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि जैसे पिस्टन है, पिस्टन का कार्य क्या है, बनावट क्या है, धातु क्या है और उसके प्रकार कितने हैं, किस प्रकार के इंजन में किस प्रकार का पिस्टन इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कनेक्टिंग रॉड के प्रकार आ जाएंगे, क्रैंकशाफ्ट के प्रकार आ जाएंगे, सिलेंडर का आ जाएगा, स्लीव का जिसे लाइनर बोलते हैं, लाइनर कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के इंजन में कैसा लाइनर डलता है, नोजल हो जाएगा, नोजल के प्रकार हो जाएंगे, फ्यूल इंजेक्शन पंप है किस किस प्रकार के होते हैं। तो इन सभी का हम गहन अध्ययन इस लेसन के बाद शुरू कर देंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, जो भी हमारा वीडियो है उसे शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हमें कहीं ना कहीं बीच में जाके मिल जाती है और कुछ चीजें अगर हम बीच में पूरा नहीं देखें तो वो हमसे छूट जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें पूर्णतः वीडियो एंड तक देखना है और फिर जो मैंने करवाया है इसी को आप अपनी किताब से पढ़ोगे, देखोगे कि क्या मैंने सही करवाया। अगर कुछ मेरे में त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे सर आपने ये गलत बताया। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के रखें कि ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं उसे दोबारा किसी लेसन में करवा दूंगा। चलो चलते हैं आज अपने अपने लेसन पर, जिसका नाम है इंजन असेंबली। तो सबसे पहले आता है वाहन से इंजन को खोलना। तो इसके बारे में पढ़ा जाए तो वाहन को इंजन से कैसे खोलते हैं आपने देखा होगा। अगर बाइक लें, एक ट्रैक्टर लें, एक कार लें, ये जीप लें, कोई भी इंजन लो, उसे मतलब कि डिसेंबल करने के लिए और असेंबल करने के बाद वापस स्थापित करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कार है, तो कार का इंजन किस तरह से स्थापित होता है, आगे के बोनेट कवर में नीचे की ओर आगे की ओर लगा करके उसे इस तरह से लगाया जाता है ताकि जैसे कभी उसका ब्रेकडाउन आए, मतलब कि जब पूर्णतः खराब हो जाए तो बाहर कैसे निकाला जाए। मान लेते उसके क्लच में खराबी आई, गियर में खराबी आई या इंजन में खराबी आई, तो हम कैसे बाहर निकालेंगे। तो आराम से उसे किसी चेन के सहारे ऊपर निकाला जा सके इस तरह की व्यवस्था की जाती है। मोटरसाइकिल का इंजन निकालना आसान है, ट्रैक्टर का इंजन बाहर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि बाहरी पूरी की पूरी चेसिस ट्रैक्टर की और कार की जैसे मैंने बताया था चेसिस नहीं होती। कार का फुल फ्रेम ही उसका चेसिस होता है और ट्रैक्टर की ओवरऑल जो बॉडी होती है, इंजन, गियर, डिफरेंशियल, ये सारे के सारे मिलकर की उसकी चेसी का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंजन को खोलना। इंजन को खोलने से पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, कि यहाँ हम ऐसा कुछ एक डायग्राम बना लें। ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें हम सभी के सभी पार्ट्स इसमें लगा देते हैं। जैसे मैं सामने के लिए आपको कुछ इस तरह से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ क्या लगे हैं।
ये पूरे के पूरे आप इन्हें सिलेंडर मान लें। इसी डायग्राम को देखते चलो। इस तरह से हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यहां से चलें, ये ऑयल फिलिंग कैप, सेफ्टी कवर, रोकर आर्म, वाल्व, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, ऑयल पैन या ऑयल सम्प, ऑयल पंप, ड्रेन प्लग। ये कुछ इसके भाग हो गए जिन्हें हमें भी क्या है पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां एक और लगा लें इस तरह से करके। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यहां इस तरह से करके लगाएं अपने। इनलेट मैनिफोल्ड, ये हमने जितने भी भाग पढ़े इन सभी भागों का हमें नॉलेज होना चाहिए कि एक इंजन में कौन कौन से भाग आते हैं। तो सभी भागों का आज हमने अलग कर लेना है। तो सबसे पहले मैं खोलता हूं सिलेंडर हेड को। तो सिलेंडर हेड को खोलने से पहले यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूं, आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले मैंने क्या निकाला, टेपर्ड कवर। टेपर्ड कवर कैसा आ जाएगा, यहाँ इतनी दूरी में लिख लो। टेपर्ड कवर कुछ ऐसा मिलेगा आपको इस तरह से। इसके बाहरी पूरी परिधि में नट बोल्ट लगे होंगे। यहाँ एक केप होगा जिससे हमें क्या काम करना पड़ता है, ऑयल फिल करते हैं वो यहाँ से लगाया जाता है। पहला भाग हमने अलग कर लिया। अब चलते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग है मेरे पास सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड हमें पता होता है कि ऊपर की ओर सबसे ऊपरी भाग को हेड कहते हैं, जिसे अपने सिलेंडर हेड बोल देते हैं। यहाँ बहुत सारे नट बोल्ट लगे होंगे। यहाँ पुश रोड के लिए ये बने हुए हैं और इधर वाले जो निशान मैंने दर्शाए हैं ये वाल्व लगाने के लिए। और यहाँ कुछ व्यवस्था रहेगी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के लिए, इनलेट मैनिफोल्ड के लिए, और वाटर कूलिंग का है तो वाटर कूलिंग के लिए। अगर एयर कूल्ड है तो उसके बाहर की ओर इस तरह से फिन्स करती होंगी। हमने निकाल लिया सिलेंडर हेड। अब सिलेंडर हेड निकालने के बाद सिलेंडर हेड में हमें क्या क्या अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें, इंजन को खोलना हो गया और सिलेंडर हेड हो गया। तो सिलेंडर हेड में सबसे पहले हमारे पास निकलेगी इस तरह की हमें क्या निकलेगी, रोकर आर्म।
रोकर आर्म के बाद हमारे पास क्या आएगा, सिलेंडर हेड में निकलने वाली चीजों को हमने पढ़ना है। वाल्व, फिर हेलिकल स्प्रिंग, फिर लोक, और ज्यादातर हम कौन से लोक यूज करते हैं, कोनिकल टाइप। इस तरह के 2 लोक निकलेंगे प्रत्येक एक वाल्व के लिए। और इसमें क्या रहेगा, लगभग यही व्यवस्था रहती है। एक अगर हमारे पास पेट्रोल इंजन है तो हमारे पास इस तरह का एक इंसुलेटेड प्लग निकलेगा, जिसे अपने क्या कहते हैं, स्पार्क प्लग। और अगर डीजल इंजन है तो हमारे पास एक नोजल निकलेगी। इतने भाग हमें कहां से मिल गए, सिलेंडर हेड से। चलो अभी चलते हैं। उसके बाद सिलेंडर हेड अपने निकालने के बाद हम चलते हैं सिलेंडर पर। सिलेंडर पर चलेंगे तो सबसे पहले सिलेंडर हेड अलग कर दिया, तो सिलेंडर अलग करेंगे तो इस तरह का एक पार्ट हमारे सामने आ जाएगा, इस तरह का। और ये बीच में से ऐसा खोखला होगा। ये खोखली चीज क्या है, ये बाहर वाला भाग सिलेंडर ब्लॉक, और ये बीच में हमारे क्या है, लाइनर, जिसे अपनी भाषा में बोल देते हैं सलीब। अब इनको अलग करना है। करने के बाद अब नेक्स्ट भाग अपने पास बच जाता है सिलेंडर हो गया। उसके बाद में इसमें बीच में निकलेगा पिस्टन। इस तरह की शेप की एक आकृति होगी। एक ध्यान रखना, आपने कहा छोटा बड़ा क्यों, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला भाग होता है कुछ दूरी में छोटा होता है। यहां पिस्टन बोस या गजन पिन होल बना होगा, ये पिस्टन है। पिस्टन के भागों के नाम देखे जाए तो इसका हो गया स्कर्ट, पिस्टन पिन होल, रिंगलैंड, रिंग ग्रू, क्राउन, ये लगभग इसके कुछ भाग होते हैं। पिस्टन हमने निकाल लिया। निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो ये बीच में गजन पिन होल दे रखा है, यहां से ऐसी खोखली शाफ्ट बाहर निकलेगी, जिसे हमें क्या करना है, बाहर निकाल देना है। और ये किसका संयोजक करती है, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड का। अभी हम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं कनेक्टिंग रोड। पिस्टन को हमने बाहर निकाल लिया। अभी हम बनाएंगे कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड के लिए हमें कुछ थोड़ी सी ज्यादा कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये आ गया इसका आयोन, ये बिग एंड आ गया, और ये आ गया स्मॉल एंड। ये भाग कहां जुड़ा होगा, गजन पिन से, और ये वाला भाग क्रैंक शाफ्ट के पिन से। हमने पिस्टन को निकाल लिया, कनेक्टिंग रोड को निकाल लिया और गजन पिन को निकाल लिया। अब हम चलेंगे नीचे की ओर। हमारे पास कनेक्टिंग रोड हो गया। अब हम निकालेंगे क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फ्लाई व्हील पर जिप हेड की लगी होती है, जिप हेड की को बाहर निकालेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल पुलर लेंगे, जो उसको बाहर किसको निकालेगा, फ्लाई व्हील को। फ्लाई व्हील को जैसे बाहर निकालते हैं, हमारे नट बोल्ट को खोलकर हम क्रैंकशाफ्ट को आसानी से बाहर निकाल देते हैं। क्रैंकशाफ्ट को बाहर निकालने के बाद हमारे पास बचता है, क्रैंकशाफ्ट की अगर शेप देखना चाहो तो कुछ ऐसी आपको मिलेगी। ये सिंगल सिलेंडर के लिए जी इस तरह की एक सॉलिड शाफ्ट होगी, जिसे इंजन की सबसे ज्यादा घूर्णन गति वाली और सबसे मजबूत शाफ्ट बोला जाता है, तो वो होती है हमारे पास क्रैंक शाफ्ट। इसके भाग कौन कौन से हो गए, ये हो गया मेन जनरल, पिन, वेब या वेट भी कह देते हैं, ये कुछ एक इसके भाग होते हैं। क्रैंक शाफ्ट के बाद निकालने के बाद हम निकालेंगे कैम शाफ्ट को, क्योंकि हमने वाल्व निकाल लिए। वाल्व किसके ऊपर थे, कैम के ऊपर। तो उससे पहले हमने जो कुछ चीजें निकाली, उनमें एक था हमारे पास बड़ा हुआ पुश रोड। ये पुश रोड थी जो किस पे लगी थी, इस शेप वाले लिफ्टर पर।
ऊपर थी हमारी रोकर आर्म, इन दोनों को हमने निकाल लिया। अब कैमशाफ्ट निकालेंगे तो हमने पुशरोड तो पहले निकाल ली, हमारे पास बच गया क्या, लिफ्टर। लिफ्टर को ऊपर के ब्लॉक से पकड़ेंगे और हम कैमशाफ्ट के साइड में लगे स्क्रू को, लॉक स्क्रू को खोलेंगे। खोलने के बाद कैमशाफ्ट को आसानी से सीधा बाहर निकालेंगे। कैमशाफ्ट देखने में कैमशाफ्ट के ऊपर एक टाइमिंग गियर लगा होता है, क्योंकि हमें पता है क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट आधी गति में घूमती है। किस लिए? क्योंकि ये क्रैंकशाफ्ट का कैमशाफ्ट का गियर है और क्रैंकशाफ्ट का गियर इससे आधा होता है, इससे आधा होता है। अगर इसमें 50 दांते हैं तो इस पर 2 दांते होंगे, इसलिए ये आधी गति पर घूमता है। बड़ा गियर इसी के साथ यहाँ इस तरह से, अगर मैकेनिकल गवर्नर लगा तो यही गवर्नर अटैच कर दिया जाता है। ये लॉक के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ से एक सीधी शाफ्ट होती है, सीधी शाफ्ट के ऊपर कुछ उतार चढ़ाव वाली कैम लॉब बनी होती है। ये कुछ कैम लॉब बनी होती है। इसके आर पार एक छिद्र होता है, इस छिद्र में से एक स्पिंडल गुजरता है। स्पिंडल का संबंध इन बेड के लगे हुए इन पिनों से होता है। जैसे ही हम स्पीड बढ़ती है गवर्नर से तो ये पिन बाहर की ओर आती है और हमारे प्लंजर को कंट्रोल करती है। तो हमने निकाल लिया अभी कैमशाफ्ट को। कैमशाफ्ट के बाद हमने निकालना है ऑयल पंप में केम हो गया हमारे पास ऑयल पंप। ऑयल पंप मेरा कहाँ लगा हुआ है, ये आ जाते हैं। हमने क्या करना है उससे पहले किसको खोलना है, ऑयल पेन को या ऑयल सम्प को। ऑयल सम्प का कुछ ऐसा डायग्राम रहेगा। इस तरह से ये नट बोल्ट से लगा हुआ होता है, कास्ट कंप्रेस्ड स्टील से बनाया जाता है। इसे ये बना होता है, इसको हमने निकाला। निकालने के बाद इसी के अंदर हमारा लटकता हुआ एक ऑयल पंप लगा रहता है, जिसे हम डिसेंबल करके निकाल लेते हैं। ऑयल पंप के जैसे प्रकार आएंगे आपको बता दिए जाएंगे कितने प्रकार के, जैसे रोटर टाइप है, लॉक टाइप है, इंटरनल गियर टाइप है, एक्सटर्नल गियर टाइप है, प्लंजर टाइप है, जो भी है वो सारे के सारे आपको बता दिए जाएंगे। ऑयल पंप हो गया। अब आ गया ईंधन प्रणाली। ईंधन प्रणाली के लिए इंजन पर अगर सिंगल सिलेंडर है तो सीधा कैम के ऊपर स्थापित होता है हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप। अगर मल्टी सिलेंडर है तो उसको अलग कैम से चलाया जाता है, उससे सिर्फ कैम ड्राइव मिलती है। हम उसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। उसके बाद शीतलन प्रणाली, जिसे हम इंजन के यहाँ तक कुछ भागों को लगभग हमने अलग कर लिया। अब हमारे पास आती है शीतलन प्रणाली। शीतलन प्रणाली के लिए हम सबसे पहले उसके पंखे को, रेडिएटर को, हॉस पाइप को खोलने के बाद थर्मोस्टेट वाल्व के सहित पूरी की पूरी शीतलन प्रणाली हम अलग कर लेते हैं वाटर पंप के से। तो हमारी शीतलन प्रणाली इंजन से अलग होगी। उसके बाद ऑयल व डीजल फिल्टर बचते हैं, जिन्हें हमें प्रणाली से अलग करना है। डीजल सप्लाई को बंद करने के बाद डीजल फिल्टर को हम अलग कर देते हैं और ऑयल फिल्टर को जैसे इस पेन को खोलते हैं ऑयल पंप के पास में या कुछ इंजनों में इंजन से बाहर की तरफ ऑयल फिल्टर लगाया जाता है, तो इसे अलग कर देते हैं। इस प्रकार से हम इंजन के सभी भागों को निकाल करके अलग कर लेना, उन्हें समझना, उनको देखना, यही हमारा इस लेसन का मुख्य उद्देश्य था। अब इस लेसन में जो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले 2016, 17, 18 में जो भी आए वो मैं आपको करवाना चाहूंगा, प्लीज उसे जरूर देखें। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। अभी हम चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। उसके बाद जो भी मैंने ये जितने पार्ट्स लिखाए हैं इन्हीं पार्ट्स के बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम पिस्टन हमने पढ़ लिया सिर्फ पिस्टन होता है, सिर्फ पिस्टन को नहीं पढ़ना, पिस्टन के टाइप कितने होते हैं, पिस्टन किस धातु से बना होता है, उसकी क्या क्रिया होती है, किस दिशा में चलता है, सारा कुछ हम गहनता से पढ़ेंगे। चलो चलते हैं अपने प्रश्न पर। चलो आ गया हमारा पहला प्रश्न कि सामान्यतः क्लच किनके मध्य लगा होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि क्लच कहाँ लगाया जाता है। हमें पता है सबसे आगे की ओर मेरा इंजन होता है, इंजन के जस्ट पीछे फ्लाई व्हील लगा होता है, फ्लाई व्हील के ऊपर पीछे की ओर एक गियर हाउसिंग होती है पीछे की ओर, उस गियर हाउसिंग का अगला सिरा जिस पर ले शाफ्ट लगी होती है उसी के साथ मेन शाफ्ट होती है, मेन शाफ्ट के ऊपर ही क्लच को लगाया जाता है। तो अब हमें देखना है क्लच का, क्यों उसके बाद जो पीछे शाफ्ट जाएगी वो चली जाएगी गियर बॉक्स में, और गियर बॉक्स की ले शाफ्ट चली जाएगी डिफरेंशियल शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट को, प्रोपेलर शाफ्ट का पिछला सिरा होगा हमारे डिफरेंशियल में पिनियन पर, और पिनियन घुमाएगा क्राउन को, क्राउन से क्राउन व्हील सन स्टार घूम करके हमारे एक्सल को पावर देंगे और एक्सल घूम करके हमें हमारे टायर व्हील को घुमाएगा। तो हमें देखना है कि प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं इंजन व गियर के मध्य कहाँ सही है क्या। इंजन आगे है, गियर पीछे, क्लच बीच में है, मेरे अंदाजे से सही है। देख लेते हैं आगे। गियर बॉक्स व प्रोपेलर शाफ्ट,
गियरबॉक्स यहाँ आ गया, प्रोपेलर शाफ्ट आ गया, बीच में कुछ लगा होता है? नहीं होता, गलत। प्रोपेलर शाफ्ट का फाइनल ड्राइव के, फाइनल ड्राइव कहाँ है? जहां हमारा डिफरेंशियल केस लगा होता है उसके साथ फाइनल ड्राइव होती है। ये भी नहीं होगा, फाइनल ड्राइव और डिफरेंशियल के मध्य यहाँ भी नहीं होता। तो इसका पहला उत्तर सही रहेगा कि इंजन व गियर बॉक्स के मध्य हमारा क्लच स्थापित होता है। ये एनसीवीटी एग्जाम फरवरी 2017 में आया हुआ है। आगे देखते हैं, बंद गैराज में इंजन पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है अगर बंद गैराज में करते हैं? कुछ नहीं होता, कर लो, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ देखो आंसर दिया, एग्जॉस्ट गैस जहरीली होती है कि नहीं होती? चलो बताते हैं। धमाका होने का खतरा है, हो सकता है। इंजन पार्ट्स मिश्रित हो सकते हैं, अंधेरे में हो जाए, पर नहीं। गैसों के बाहर नहीं जाने से इंजन बंद हो जाएगा या इंजन खराब हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पहले ये देखिए कि एग्जॉस्ट गैसें जहरीली होती है कि नहीं होती। हमने पढ़ा कि एक डीजल इंजन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड से CO2। और एक पेट्रोल इंजन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोनों गैसें बहुत ज्यादा जहरीली होती है, इसलिए हमें बंद गैराज में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैस होती है वो काफी जहरीली होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट प्रश्न, ब्रेक लाइनिंग किस पर लगाई जाती है? ब्रेक लाइनिंग पूछा है, तो ब्रेक लाइनिंग ये प्रश्न आ गया हमारे ब्रेक से संबंधित। गाड़ी के पीछे की ओर चले गए हम, जहां अभी इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपने शायद अभी तक नहीं पढ़े, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। क्योंकि एक पास्कल नामक वैज्ञानिक हुआ था जो अभी यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे ब्रेक शू पर, ब्रेक ड्रम पर, मास्टर सिलेंडर पर और व्हील सिलेंडर पर। मास्टर सिलेंडर सिर्फ हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर लगाते हैं तो उसके लिए पास्कल नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था, अगर किसी तरल को दबाया जाए तो सभी दिशाओं में लगने वाला बल एक समान होगा। इसीलिए जैसे हम मास्टर सिलेंडर के पेडल को दबाते हैं या ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो उससे निकला तरल सभी दिशाओं में समान दबाव डालेगा और सभी टायरों की एक समान ब्रेक लगेगी। तो यहाँ सबसे पहले ब्रेक शू पर, ब्रेक शू क्या होते हैं? जिससे अपने आप आसान के देखिए लेदर घिस गए, तो वो लेदर ही होते हैं। ये लेदर है हमारे, ये लो जी, कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं इनको, ये आ गया और ये हिस्सा इस तरह से आ गया दूसरे हिस्से में, इसमें लगने के लिए, ब्रेक व्हील सिलेंडर पर लगने के लिए। इसकी ये ऊपरी सतह होती है, यहाँ लगती है क्या? ब्रेक लाइनिंग। कहाँ लगती है? ब्रेक लाइनिंग, जो लगभग फाइबर की बढ़ाई जाती है। इसे एल्यूमिनियम की रिवेट के द्वारा इसके ऊपर द्वारा चेंज किया जा सकता है, परंतु छोटे व्हीकल के जो ब्रेक होते हैं उन पे लाइनिंग नहीं लगती, बड़े शू में ही ये कामयाब होती है। आगे देखते हैं ब्रेक ड्रम पर। ब्रेक ड्रम कौन सा होता है? हमने एक नाम सुना कि जी हब खराब होगी। हब कौन सी होती है? एक टायर होता है जिसके ऊपर लगाते हैं रिम के सहित, हम टायर ने चला दिया। जो ये हब होती है इसके बाहरी सतह पर ऐसा एक कड़ा होता है। इस कड़े की जो अंदरूनी सतह है ये बड़ी, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिंग ब्रेक है तो बाहर से अंदर से फैलकर बाहर की ओर, जैसे रेलगाड़ी में होते हैं बाहर से फैलकर अंदर की ओर जकड़ते हैं, और हमारे ब्रेक इंटरनल एक्सपेंड होते हैं, अंदर से बाहर की ओर प्रसार होता है। तो ये जो सतह है ये क्या कहलाएगी? ब्रेक ड्रम, और ये इसकी सतह होगी। तो ब्रेक ड्रम पर क्या लाइनिंग लगेगी? नहीं लगेगी। मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर कुछ इस तरह के शेप का होता है। यहाँ एक वाल्व लगा होता है जहाँ से हम पाइपलाइन निकाल देते हैं, यहाँ एक कैप लगा होता है, ये ऊपर रख दिया होता है, और यहाँ एक होल, एक दो होल, होल नहीं, यहाँ नहीं आएंगे, एक होल और दो होल, और बीच में क्या होगा? यहाँ एक किट आएगी, दूसरी यहाँ आ गई, तीसरा स्प्रिंग आ गया, चौथी फिर इस तरह से एक किट यहाँ आ जाएगी, रबर रिंग, रबर रिंग के पीछे की ओर आ जाएगा हमारा पिस्टन, पिस्टन के ऊपर एक लगी होगी फिर रबर रिंग, और पीछे से हमारी एक धकेल दंड या जो पेडल के साथ जुड़ी हुई है सिरा वो आ जाएगी। इस तरह से ये काम करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा और हमें बाहर की तरफ आउटपुट दे देगा। तो मास्टर सिलेंडर नहीं है। व्हील सिलेंडर कौन सा होता है? जो ये प्रेशर जाएगा कहाँ? हमने यहाँ पर लगाना है व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर क्या काम करता है कि यहाँ से जो प्रेशर जाएगा, कि अब ये आ गया हमारा ब्रेक ड्रम, इसके ऊपर मैंने लगाए थे ब्रेक शू, यहाँ बीच में एक व्हील सिलेंडर लगा होता है, इस तरह से दोनों तरफ से बीच में इसकी एक पाइप आती है, ये पाइप जाएगी सीधा इसमें, ये लो जी, ये पाइप चली गई, ये लाइनिंग पूरी की पूरी, ये जो लाइनिंग है इस ड्रम के अंदर की तरफ ऐसा प्रसार होगा। इसके दोनों तरफ इस तरह की रबड़ रिंग लगी होती है,
और इनमें लोहे के पिस्टन लगे होते हैं जो इसको उठाएंगे। जैसे प्रेशर को लगाएगा ये दोनों रबड़ इनको ऊपर की ओर दबाएंगे। ऊपर की ओर दबाएंगे क्या उसका ये जो ब्रेक शू लगा ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा तो इसके साथ फ्रिक्शन के कारण हमारे घर्षण के कारण जो ब्रेक लग जाएगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमने। चलो आगे वाला प्रश्न कि स्पार्क प्लग गैप को खालिस्तान रखा जाता है। तो स्पार्क प्लग में हमें पता है एक इलेक्ट्रोड होता है, ऊपरी इलेक्ट्रोड जहां हमें क्या होता है मेन टर्मिनल लगाते हैं। एक नीचे की ओर इलेक्ट्रोड निकला रहता है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड में करंट आता है, नीचे वाले इलेक्ट्रोड में करंट जंप करके एक चिंगारी का रूप लेता है। अगर जैसे ये गैप कम या ज्यादा हो जाता है तो हमारा स्पार्क प्लग चिंगारी देना बंद कर देता है। अगर नजदीक चला गया तो भी चिंगारी नहीं देगा और गैप अधिक है तो भी नहीं देगा। इसलिए हम गैप को एडजस्ट करते हैं 0.02 mm टू 0.08 mm के बीच में इसका गैप रखा जाता है। और गैप एडजस्ट करने के लिए हमें पता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फीलर गेज का। आगे मैंने दिया कि कौन सी वाल्व व्यवस्था दर्शाई गई, ये देखो या एक वाल्व ये लगा, एक वाल्व ये लगेगा। तो कौन सी व्यवस्था है, ध्यान से देखो, मैंने आपको दिखाया था LIFT 4 वाल्व व्यवस्थाएं बताई थी। एल में क्या होंगे, दोनों वाल्व ऐसे होंगे, एक ही वाल्व दिखेगा हमें तो नहीं है। आई में ओवर हेड में दोनों वाल्व हेड में लगे होते हैं, नहीं है। एफ और टी में मैंने कहा था एक वाल्व इस साइड में होगा दूसरा इस दिशा में होगा, जिसके लिए 2 कैमशाफ्ट इस्तेमाल होती है, तो ये भी नहीं है। तो एफ, यहाँ ध्यान से देखो कि ये कैसा बन रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा, और सीधा कर दें तो हमें उल्टा एफ मिलेगा। तो ये कौन सी व्यवस्था है, एफ वाला व्यवस्था। उसके बाद में पिस्टन पिन किसके बड़े होते हैं, पिस्टन पिन, गजन पिन या रिस्ट पिन, सभी इसी एक के ही नाम है। तो ये एलॉय स्टील के बड़े होते हैं, एलॉय स्टील या कास्ट स्टील की खोखली पाइप से बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है पिस्टन। पिस्टन का यहां कुछ पूछा है कि ये किस प्रकार का पिस्टन है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि यहाँ पिस्टन का प्रकार पूछा है और मैंने आज तक आपको प्रकार बताए नहीं, शायद आपने कक्षा में कहीं पढ़ लिए है, तो प्रकार मैं आज बता देता हूं आपको। पहले प्रकार का पिस्टन मैंने पहले बना चुका मैं, दूसरे प्रकार का सिर्फ हेड में फर्क आएगा, स्कर्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तीसरे प्रकार का चौथे प्रकार का ये 4 प्रकार के हमारे पास पिस्टन है। पहले प्रकार को कहते हैं फ्लैट हेड, इसको कहते हैं कॉनकेव हेड, इसको कहते हैं डिफ्लेक्टेड हेड और इसको कहते हैं डोम हेड या गुंबदाकार। अब आप कहोगे पिस्टन तो हमने एक ही सुना है, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, चलो काम में ले लेते हैं। ये 2 पिस्टन 4 स्ट्रोक में और ये 2 पिस्टन 2 स्ट्रोक में। ठीक है, इतना क्लियर कि 2 पिस्टन 4 स्ट्रोक में और ये 2 पिस्टन 2 स्ट्रोक में। अब क्या है 2 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक में इनका क्या अंतर हुआ। अब यहाँ आप देखो इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें एक खड्डा बना हुआ है जिसे चेंबर, कंबशन चेंबर बोला जाता है। अब आज से पहले कुछ गाड़ियां चलती थी जिन्हें अपने कहते थे इंटर गाड़ियां, और अब चल रही है उनको कहते हैं DI। तो DI का क्या है, डायरेक्ट इंजेक्शन, प्रत्यक्ष अंक्षेपण जिसे बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट इंजेक्शन में हम क्या करेंगे, जो ये कंबशन चेंबर होता है वो पिस्टन में बढ़ा देंगे। जो इनडायरेक्ट इंजेक्शन था जिसे नॉन DI बोलते थे या इंटर बोलते थे, उसमें यही कंबशन चेंबर ऊपर लगे हेड में या बना होता था। तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी, इंजन को गर्म करना या उसके लिए हीटर प्लग की व्यवस्था करना, ऐसी दिक्कत आ रही थी। तो सभी ये सिस्टम हटा करके अभी हमारी सभी गाड़ियाँ DI कर दी।
तो यहाँ पर देखेंगे एक तो है डिफ्लेक्टेड, एक है डोन। ये सारे के सारे 2 स्ट्रोक में होते हैं। हमें पता है कि 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट बिल्कुल आमने सामने होते हैं। ट्रांसफर पोर्ट से जैसे ही चार्ज आएगा वो सीधा क्या होगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। इसलिए यह घुमावदार पिस्टन लगा दूं तो ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जितनी जल्दी जैसे उनको बाहर निकल देगा। जैसे ही यहाँ तक आने लगेगा पिस्टन तब तक ऊपर उसको कंप्रेशन कर लेगा। या यहाँ डिफ्लेक्टेड लगा दूं इस तरह से, तो यहाँ पहले पिस्टन ऊपर उठेगा चार्ज, फिर ये बाहर निकलेगा। तो इसलिए ये दोनों 2 स्ट्रोक में और ये दोनों 4 स्ट्रोक में। इसके नाम, कार्य प्रणाली, जैसे ही पिस्टन आएगा वैसे मैं आपको पूरा बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। तो मैं फिर से आप आग्रह करूंगा कि आप कोरोना से बचे रहें। मेरी क्लास को पूरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ यूं ही बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।